इस वीडियो में पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे। वैसे मेरा सुझाव ये है कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी थोरो स्टडी करके जाएं, सभी को याद करके जाएं। और एक बात और है, जितनी समरी करवाई है ना उनमें से लगभग शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। एक आधा क्वेश्चन ही ऐसा बचेगा जो कवर नहीं होता। अब ये डिस्कशन का मेन मकसद क्या है कि कई बार पेपर का जो प्रेशर होता है ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली उसका आंसर नहीं पता पाता, उसका पता ही नहीं होता। मतलब जिस जिस सही तरीके से उसको आंसर करना चाहिए वो उतने अच्छे तरीके से आंसर नहीं कर पाता। तो आज हम डिस्कशन में यही बात देखेंगे कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनका आंसर, उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे तो वो बातें माइंड में रह जाती हैं और हम उसका आंसर अच्छे से राइट कर पाएंगे एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, हाउ डज द पोएट यूलोजाइज एटर्नल समर। यूलोजाइज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और एटर्नल होता है अमर, और समर का मतलब एक सीज़न, गर्मी का जो सीज़न होता है उसको समर कहते हैं। तो इसमें ये कौन सी पोएम से है आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए अब, क्योंकि आपने एक बार स्टडी कर ली है इन सारी चीज़ों की। ये पोएम है सोनेट 18, जो लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, वहाँ से लिए गए है ये क्वेश्चन। और इसमें पूछा है कि जो पोएट है उसमें देखो कंपैरिजन करता है समर का और जो उसका फ्रेंड है, दोस्त है, उसकी सुंदरता का। तो एटर्नल समर किसको कहा गया था? अमर, अमर गर्मी का सीज़न किसको कहा गया था? उसके दोस्त की सुंदरता को। क्योंकि जो वास्तविक समर का सीज़न होता है वो तो एक दिन ना एक दिन, 3 या 4 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो उसके पोएट की सुंदरता है वो क्या रहती है? एटर्नल रहती है। और वो कहता है कि गर्मी से का जो दिन है ना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है वो। तो इसमें आप लिख दोगे जो समरी में लिखवा रखा है तुम्हें वही बातें आराम से, जो 2-3 लाइन है वो इजीली लिख पाओगे कि इसमें जो पोइट है वो समर को क्या कहता है, समर का जो सीज़न है उसको क्या कहता है? बहुत प्लेजेंट होता है, सुहावना होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। लेकिन जो पोइट है वो कहता है कि जो मेरा दोस्त है उसकी सुंदरता समर के डे से भी क्या है? ज़्यादा खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी सुंदरता को लिख दिया है अपनी पोइट्री में। इस तरह से आप आंसर कर दोगे। इनकी इंग्लिश समरी में है एज इट इज़, बिल्कुल इजी इजी इंग्लिश में लिख पाओगे आराम से 2-3 लाइन। वाई इज इट दैट मैन कैन नॉट बी स्टोइक। स्टोइक होता है, स्टोइक हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो सहनशील हो, जो जिसमें बहुत ज़्यादा संयम हो। और इसको बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह से समझेंगे, जो खुशी में तो बहुत ज़्यादा खुश ना हो और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी ना हो। और ये पोएम आप बता सकते हो कौन सी है? ये है नो देन दाई सेल्फ बाय अलेक्जेंडर पोप। उस पोएम से एक क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि जो मैन है वो स्टोइक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, उसकी टेंडेंसी ही ऐसी है, टेंडेंसी बोलते हैं प्रवृत्ति को इंग्लिश में, कि वो जब भी कोई खुशी की बात आती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा ऐसे दुख की बात आती है कोई, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन स्टोइक में ये ऐसी विशेषता नहीं होती। वो खुशी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता। वो दोनों ही चीज़ों को समान भाव से सहन करता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टोइक। इसकी भी आपको समरी में 2-3 लाइन मिल जाएंगी कि क्यों वो स्टोइक नहीं बन सकता। उसको भी आप लिख देना। हिंदी में मैंने बता दिया, इंग्लिश वहाँ से याद है ही, बस लिखनी है। एक्सप्लेन, व्याख्या करनी है। द ग्लोरी, जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। सेम पोएम से स्टूडेंट्स, ये नो देन दाई सेल्फ की लास्ट लाइन है ये। द ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है शान, सम्मान। और ये किसको किसको कही गई है ये लाइन से? ये लाइन प्रयोग की गई है मैन के लिए, कि वो संसार की ग्लोरी है, शान है। क्यों? क्योंकि वो जितने भी प्राणी हैं सब में श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। समरी में ये बात भी लिखवा रखी है, लास्ट में दो दो या 2.5 या 3 लाइन में यूं की यूं लिखवा रखी है कि इसका मतलब क्या होता है। फिर कहा है जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है जोक, मजाक। वो मजाक भी है। अब मजाक क्यों है वो? क्योंकि वो हमेशा क्या रहता है? कंफ्यूज रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहता है, इसलिए वो मजाक भी है। एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, और वो रिडल भी है। रिडल का मतलब होता है पहेली। रिडल का मतलब क्या होता है? पहेली।
और वो पहेली भी है संसार की। अब पहेली क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, उसको अभी भी बहुत जानना बाकी है। मैन के बारे में हम सब कुछ अभी भी नहीं जानते, उसके बारे में रहस्यमयी है, वो मिस्टीरियस है, उसके बारे में बहुत कुछ जानना अभी भी बाकी है। तो वो क्या है? पहेली भी है। इसकी इंग्लिश भी बिल्कुल समरी में लिखवा रखी है। अब जैसे हिंदी समझाई तो ध्यान भी आ गया होगा, उसको एज इट इज़ आप राइट कर देना यहाँ पे। हु आर द अनऑनर्ड डेड। ये पोएम कौन सी है? अनऑनर्ड होता है जिसको कोई भी सम्मान ना मिला हो, और डेड का मतलब मरे हुए। तो ऐसे मरे हुए कौन है जिनको बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिला या बिल्कुल भी सम्मानित नहीं किया गया? पोएम याद आ गई होगी आपको, जैसे डिस्कस किया। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बाय टॉमस ग्रे, उस पोएम से है ये। तो सभी को पता ही है कि उसमें किसका जिक्र है। उसमें विलेज, जो गांव के फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज, जो गांव के पूर्वज हैं उनको कहा गया है अनऑनर्ड डेड। हु इज़ ए होरी हेडेड स्वैन रेफर टू इन द पोएम। इस पोएम में एक होरी हेडेड स्वैन का जिक्र किया गया है, वो कौन है? ये है एक एज्ड विलेजर, एक काफ़ी उम्र का गांव वाला है, उसको कहा गया है होरी हेडेड स्वैन। हुज कंप्लेंट्स डज द नरेटर हियर। किसकी शिकायतें जो वर्णन करता है वो सुनता है? ये भी सेम पोएम है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो उसमें वो कंप्लेंट सुनता है एक आउल की, एक उल्लू की। वो भी बता देना आप इसमें। ये समरी तो करवा रखी है इसकी, पर ये उसमें नहीं आ रखे। जो एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड है स्टूडेंट्स, उसमें दोनों क्वेश्चंस कवर नहीं है, 5th का और 6th का। आप दोनों इनको अपनी हेल्प बुक जो है आपके पास उसमें से याद कर लेना, नहीं तो वैसे भी आप इसकी इंग्लिश बना ही दोगे। What do you understand by short and simple annals of the poor? Annals होती है स्टोरीज। आप क्या समझते हो? छोटी और साधारण सी कहानियां हैं गरीबों की, इससे आप क्या समझते हो? ये भी सेम पोएम से ही है। इसका मतलब क्या है कि गांव के जो सीधे साधे लोग हैं उनकी लाइफ भी कैसी थी? बहुत ही सिंपल थी और बहुत ही छोटी थी, इसका यही मतलब है। ये भी समरी में मिल जाएगा आपको। हु वर प्रोटियस एंड ट्राइटन। पोएम चेंज हो गई अब की बार। प्रोटियस प्रोटियस और ट्राइटन का जिक्र आया था कौन सी पोएम में? ये थी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। और ये कौन थे? ये ग्रीक गॉड थे, और साथ में सी गॉड भी हैं, समुद्र के देवता भी हैं, और कहाँ के? ग्रीक के। वट आर वी आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून का मतलब होता है तालमेल खत्म हो जाना, संपर्क खत्म हो जाना। वट आर वी आउट ऑफ ट्यून, किससे हमारा जो तालमेल है वो ख़त्म हो गया है। और ये वही पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो उसमें जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो बताते हैं कि हमारा जो तालमेल है वो बिल्कुल टूट चुका है। किससे? नेचर से। तो नेचर से हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। वट इज़ ए सॉर्डिड बून। सॉर्डिड होता है बैड, बुरा, और बून क्या होता है? सभी को पता है, बून होता है एक वरदान। तो हमारे लिए बुरा वरदान क्या है? हमारे लिए बुरा वरदान ये है कि हमने नेचर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देना हमने नेचर की तरफ ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया है। जो कि नेचर जो पूरी तरह से हमारी है उसकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और हमारा ध्यान कहाँ पे है? सिर्फ अर्निंग और स्पेंडिंग मनी में, पैसे को कमाने में और खर्च करने में। और ये बात हमारे लिए क्या सिद्ध होगी? सॉर्डिड बून, एक बहुत बुरा वरदान। वो डज द अर्न सिंबलाइज। जो कलश है वो क्या सिंबलाइज करता है? किस चीज़ का प्रतीक है? ये पोएम है ओड ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न बाय जॉन कीट्स की पोएम है ये। तो जो अर्न है वो सिंबलाइज करता है कि जो आर्ट है वो क्या है? परमानेंट है, और बाकी जो दूसरी चीज़ है वो क्या है? टेम्परेरी है। और दूसरी ये चीज़ भी कि आर्ट कैप्चर्स ए मोमेंट एंड मेक्स इट परमानेंट, कि आर्ट किसी एक क्षण को, समय के एक पल को कैप्चर कर लेता है और उसको परमानेंट बना देता है। तो अर्न है वो आर्ट की परमानेंस को दिखाता है। यही बात ये सिंबलाइज करता है। व्हाट डज द पोइट रेफर टू द अर्न कोल्ड पेस्टोरल। जो पोइट है वो कहता है कलश को कोल्ड पेस्टोरल। पेस्टोरल का मतलब होता है देहाती, ग्रामीण।
अर्न को कहता है पोइट ऐसा। वो क्यों कहता है? क्योंकि स्टूडेंट्स अर्न के ऊपर, कलश के ऊपर जितने भी पिक्चर्स बनी हुई थी, जितने भी चित्र बने हुए थे, वो सभी किसके थे? देहात के थे, गांव के थे, ग्रामीण चित्र थे वो सारे। एक्सप्लेन। हर्ड मेलोडीज आर ब्यूटिफुल बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। इसको एक्सप्लेन करना, व्याख्या करनी है। हर्ड मेलोडीज, मेलोडीज का मतलब हमने सिनोनिमस में भी पढ़ा था। मेलोडीज का मतलब होता है सॉन्ग्स, और हर्ड होती है सुनी हुई। सुने हुए गीत सुंदर होते हैं, बट परंतु दोज अनहर्ड, लेकिन जो हमने नहीं सुने, आर स्वीटर, वो और भी अच्छे होते हैं, और भी प्यारे होते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, जब पोएम पढ़ाई थी तब भी समझाया था मैंने कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है रियलिटी, वास्तविकता, और दूसरी होती है हमारे पास इमेजिनेशन, जिसको हम कल्पना कहते हैं। तो हमेशा देखना, जो कल्पना है उसमें हम जो परफेक्ट सिचुएशन होती है उसी को इमेजिन करते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। और इसमें यही बात है कि इमेजिनेशन इज़ बेटर देन रियलिटी, कि जो कल्पना है वो हमेशा वास्तविकता से अच्छी होती है, क्योंकि कल्पना में हम अपनी मनपसंद की चीज़ें सुनते हैं सारी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। ये भी उससे जो समरी करवा रखी है ना पोएम की, उससे मिल जाएगा। एज इट इज़ उसको लिख देना। वाई डज द पोएट कॉल द अर्न अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। जो कवि है क्लश को कहता है कि वो एक दुल्हन है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल शांत है। वो ऐसा किस लिए कहता है? बिल्कुल समरी की पहली दो लाइनों में इसका आंसर है, क्योंकि जो क्लश है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, और जो क्लश है वो एक कैसा ऑब्जेक्ट है? निर्जीव ऑब्जेक्ट है, तो वो क्वाइट भी होगा ही, वो चुप भी होगा ही। इसी वजह से जो कवि है वो अर्न को क्या कहता है कि वो बहुत क्वाइट और ब्यूटीफुल ब्राइड की तरह है, एक शांत और सुंदर दुल्हन की तरह है। व्हाट डज द ड्यूक कॉल द पेंटिंग। अब की बार फिर से पोएम चेंज हो गई। माई लास्ट डचेस पोएम का जिक्र आ गया है अब यहाँ पे। ड्यूक उसी में था, याद हो तो तुम्हें। और ड्यूक उस पेंटिंग को क्या कहता है? उसकी डचेस की जो पेंटिंग बनाई है ना, उसको क्या कहता है? वो इतनी सजीव दिखती है उसको कि वो क्या कहता है? उसको वंडर कहता है, आश्चर्य कहता है। कि आश्चर्य क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है उस पेंटिंग से जैसे उसकी डचेस है वो बिल्कुल अभी भी जिंदा हो, जिंदा उसके सामने खड़ी हो। समरी में इसका भी सभी के आंसर समरी में है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। और एक दो भी कौन से? वो सिर्फ एलिजी रिटन ने कंट्री चर्च यार्ड उसको छोड़ के। हु पेंटेड द पेंटिंग ऑफ डचेस। ये तुम खुद बताओगे कि जो डचेस की पेंटिंग थी वो, उसको किसने चित्रित किया था, किसने पेंट किया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। What does the duke mean? ड्यूक का क्या अर्थ है? देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। यहाँ पे स्माइल्स आएगा, डी की जगह पे ऐसा आएगा। ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। ड्यूक का कहने का क्या अर्थ है जब वो ये लाइन कहता है कि उसकी सारी मुस्कुराहट एक साथ खत्म हो गई, एक साथ बंद हो गई? तो इसका कहने का मतलब यही था कि उसने कमांड दी, ऑर्डर दिए, आदेश दिया, और उसको, उसकी जो स्माइल है वो सारी एक साथ स्टॉप हो गई, यानी उसको मरवा दिया। हु इज़ रेफर टू एज हाइडिंग हिज फेस इन द क्राउड ऑफ स्टार्स। किसको कहा गया है कि अपना चेहरा छुपा लिया है उसने तारों की भीड़ में? ये फिर से पोएम चेंज हो गई। ये कौन सी पोएम है इसको भी आप कमेंट में करके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। और यहाँ पे जिक्र किसका है? लव का, कि जो लव है उसने अपना चेहरा छुपा लिया है किसके बीच में? तारों के बीच में। व्हेन यू आर ओल्ड पोएम से है ये, बाय W.B. येट्स। व्हाट डज टैगोर मीन बाय। अब फिर से पोएम चेंज हो गई। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये पोएम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और वहाँ पे एक लाइन है, नैरो डोमेस्टिक वॉल, जिसमें ये यूं के यूं वर्ड्स आते हैं। नैरो होती हैं संकीर्ण, छोटी छोटी, तंग। डोमेस्टिक घरेलू, और वॉल क्या होती है? दीवार। तो जो टैगोर है, इस लाइन का कहने का उनका क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि देश के अंदर जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं?
कोई धर्म पे बेस्ड होता है, कोई कास्ट पे या फिर कोई कम्युनिटी पे। और ये पूरे जो जो पूरा देश है उसको किस में बांट देते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे घरों में छोटी छोटी दीवारें नहीं बन जाती, छोटे छोटे इशू हो जाते हैं, तो इसी तरह से जो पूरा देश है उसमें भी अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषा के हैं, अलग धर्म के हैं। उसकी वजह से वहाँ पे भी क्या हो जाता है, इशू आ जाते हैं। तो इनको कहा है नैरो डोमेस्टिक वॉल, संकीर्ण घरेलू दीवार। यानी कि ये इस तरह के मुद्दे देश की एकता में बिल्कुल भी बीच में नहीं आने चाहिए। What is the idea of Tagore's dream? What is the India of Tagore's dream? सॉरी, जो इंडिया है उसको किस तरह का देखना चाहते हैं टैगोर अपने सपने में? बिल्कुल एक हेवन की तरह, एक स्वर्ग की तरह देखना चाहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो, बहुत ज़्यादा आज़ादी हो। वट आर द शाइनिंग लोड्स? द बैंगल सेलर्स वाली पोएम आ गई है। शाइनिंग होता है चमकता हुआ और लोड्स होता है वज़न। तो जो ऐसा चमकता हुआ वज़न क्या था उसमें? सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, क्या थी उसमें? बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं जो चमकदार हैं, और वज़न भी है। व्हाट इज़ द एप्रीहेंशन इन देयर माइंड्स? जो चूड़ियाँ बेचने वाले हैं बैंगल सेलर्स, एप्रीहेंशन होती है डाउट, शंका, संदेह। उनके दिमाग में क्या संदेह है, क्या शंका है, क्या डाउट है? उनके दिमाग में एक ही डाउट है कि क्या वो अपनी चूड़ियों को बेच पाएंगे या नहीं। Why does the poet call bangles token of radiant lives? जो पोएट है वो क्यों कहता है अपनी चूड़ियों को, क्या कहता है? टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स। टोकन होता है प्रतीक, रेडियंट लाइव्स खुशहाल जिंदगी की। जो चूड़ियाँ हैं वो खुशहाल जिंदगियों का प्रतीक हैं। क्यों? क्योंकि चूड़ियाँ हैं वो हर उम्र की औरतों के लिए अलग अलग कलर की होती हैं और वो पहनती हैं। और वो क्या सिंबलाइज करती हैं, किस चीज़ का प्रतीक है? कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, और बस इसी चीज़ का प्रतीक है। तुम हैप्पीनेस लिख देना इसमें, हैप्पीनेस का प्रतीक होती हैं ये। जो भी इन चूड़ियों को पहनती हैं वो सारी क्या होती हैं? हैप्पी होती हैं। तो हैप्पीनेस का प्रतीक है, इस वजह से उनको टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स कहता है। ये भी समरी में लिखवा रखा है। हु वॉज इट्स बिलव्ड रिकॉल्ड इन द पोएम? डब्ल्यू बेट्स की पोएम थी व्हेन यू आर ओल्ड। हु वॉज इट्स बिलव्ड रिकॉल्ड इन द पोएम? किसको अपनी बिलव्ड के तौर पे रिकॉल करता है, याद करता है डब्ल्यू बी येट्स इस पोएम में? मौद गोन नाम की लड़की है वो, जो उसकी बिलव्ड है उसको वो रिकॉल करता है, याद करता है। तो ये थे 24 क्वेश्चंस जो मुझे थोड़े से इम्पोर्टेंट लगे। बाकी स्टूडेंट्स रिस्क नहीं लेते कभी भी लाइफ में। टाइम होता है ना, तो बिल्कुल हमें थोरोली स्टडी करनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस याद करके जाने चाहिए। क्योंकि टाइम है तो रिस्क क्यों, और टाइम नहीं है फिर तो थोड़ा बहुत सोच भी ले। बाकी आपने अगर अच्छे से सारी समरी याद कर रखी है ना, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को ना कर पाओ। और एक बात और, किसी बच्चे को कुछ भी ध्यान में ना आए ना, पता ही ना चले कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, क्योंकि सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको तुम छोड़ के मत आना। जो समरी लिखवा रखी है ना, 2-3 लाइन पक्का कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना। क्योंकि आपको पता है बिल्कुल ब्लैंक पेज में कोई मार्क्स नहीं देगा, और 3-4 लाइन कुछ लिख रखी होंगी तो उसमें कोई ना कोई 1 या 2 नंबर तो दे ही देगा।